तो कल एमीटर की बात कर रहे थे, तो बेसिक चीज़ क्या बताए थे याद रखो। पहला चीज़, गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर करता, साथ में डायरेक्शन भी बताता, है ना। गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर करता, साथ में डायरेक्शन भी बताता। गैल्वेनोमीटर जनरली मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का करंट मेजर करता। उसको अमीटर में चेंज करने के लिए उसके पैरेलल में जो छोटा रेसिस्टेंस लगाते हैं उसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। शंट जनरली बहुत छोटा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। शंट बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस होता है। उसका दो फायदा, ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से गुजरेगा तो गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा। दूसरा फायदा, नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो सर्किट में उतना ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस करेगा। कल देख चुके हैं ये सब बात। तो वहीं से कहानी शुरू करते हैं। पहला चीज़, मान लो एक सर्किट में हम इस रेजिस्टेंस में करंट मेजर करना, ठीक है। कितना करंट जा रहा? आई करंट जा रहा। तो जिस भी रेजिस्टेंस में करंट मेजर करना होता है उसके पैरेलल में कि सीरीज में एमीटर लगाते हैं, ताकि जितना करंट इससे गुजरे वही करंट एमीटर भी रीड करे। समझ में आया? तो चलो, तो बेसिकली क्या होगा, जब इसके सीरीज में हम रेसिस्टेंस लगा देंगे तो मान लो उस एमीटर का रेसिस्टेंस आर ए है। क्या है? आर ए। तो ओवरऑल ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस, इसको हम बोल देते हैं आर डैश, बराबर आर प्लस आर ए, वेयर आर ए इज द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, वेयर आर ए इज द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, इस आर ए के आने से करंट में भी चेंज आएगा। तो पहले करंट मान लो आई था, अब क्या हो गया? करंट आई डैश हो गया, ठीक। अच्छा, ये क्या ये गलत करंट है? नहीं 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 नहीं, ये गलत करंट नहीं मेजर कर रहा भाई, ये सही करंट मेजर कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि एमीटर इटसेल्फ एक रेसिस्टेंस लेके आता है, तो सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस ही तो चेंज हो गया ना, तो करंट तो चेंज होगा ही। और जो चेंज करंट होगा ये बेसिकली वही चेंज हुआ करंट मेजर कर लेता है ना। दिस इज नॉट अ फॉल्टी एमीटर। समझ में आ रहा? अच्छा, अगर हम चाहें कि मेरा करंट ये जो आई है वो आई डैश जो है वो आई के करीब करीब रहे, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर के करीब करीब रहे। इसको थोड़ा सा देखो, आर डैश को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोलते जाओ, अबे आर कॉमन ले लिए। अगर हम चाहते हैं कि आर डैश आर के क्लोज हो तो ये टर्म जीरो के क्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स इसी चीज को फिजिक्स में हम बोलते हैं कि आर ए शुड बी मच मच लेस देन आर। दिस इज द कंडीशन फॉर आइडियल एमीटर। कुछ किताब में सीधा सीधा लिख देता है कि देखो शंट रेसिस्टेंस जीरो मान लेना, है ना, तो एमीटर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा और वही क्या हो गया? आइडियल एमीटर। बट अगर रियलिटी की बात करें, जैसे मासलेस पुली का मतलब सच में मासलेस होता था क्या? मासलेस स्ट्रिंग का मतलब सच में मासलेस होता था क्या? कंपैरेटिवली बहुत कम होता था, लेकिन जब सवाल करते थे तो क्या मान लेते थे? जीरो। तो रियलिटी ये है, ये याद रखना। कल हम बोले थे कि थोड़ा सा रियलिटी पे भी बात करेंगे। अदरवाइज अगर बोल दे आइडियल एमीटर सवाल में, दैट मीन्स उसका रेसिस्टेंस जीरो। समझ में आया? अगर बोल दे आइडियल एमीटर है दैट मीन्स उसका रेसिस्टेंस जीरो है, कहानी खत्म। आपके लिए उससे ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है। और तो और अगर आप पूछे कि सब कितना कम होना चाहिए, हम उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम इतना हिम्मत कर सकते हैं। कोई पूछे कि सर ये है ना कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, तो इतना कम होना चाहिए हम आपको बताते हैं, सच दैट ये जो आई डैश माइनस आई का वैल्यू होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, यही डिफरेंस है जो दिख रहा है ना। अगर मान लो ये लीस्ट काउंट से छोटा हो जाए, मान लो गैल्वेनोमीटर के लीस्ट काउंट से ही छोटा हो जाए, ये जो डिफरेंस आ रहा
तो क्या गैल्वेनोमीटर इसको पकड़ पाएगा? नहीं। गैल्वेनोमीटर के लिए डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। कल ही सिखाए हैं लिस्ट काउंट। देखो भाई, इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल फिजिक्स, है ना। रटना कहाँ? अरे कल ही सिखाए लिस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। अब लेट सपोज हम इस आर को कितना छोटा रखना है, तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करें कि आई डैश का वैल्यू जो आए वो आई के करीब आए। और कितना करीब आए कि इनका डिफरेंस लिस्ट काउंट से छोटा हो जाए। नहीं समझ में? अब अगर छोटा हो गया तो डिफरेंस तो है करंट में, लेकिन उसको डिवाइस मेजर नहीं कर पा रहा है। गलती तो है बट पता नहीं चल पा रहा है। और उस गलती की कोई सजा नहीं जो पता नहीं चले। दुनिया तो इसी पे चलते है आजकल, है ना। पाप करो पता नहीं चलना चाहिए, है ना। झूठ बोलो बस पता नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं। अरे आप मर्डर कर दियो, लेकिन जब तक पता नहीं चला आपको सजा थोड़ी हुई। आप झूठ बोल दिए, है ना। जब तक मम्मी पापा को पता नहीं चला थोड़ी सजा होगी। तो ये वो गलती है जो पकड़ी ना जाए। आई होप चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना। एक छोटा सा सवाल कर लें, कुछ भी कर दो ना, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बेसिकली मायने रखता है ना। आई डैश माइनस आई लिख दो, जो फाइनल करंट है माइनस एक्चुअल करंट, बेसिकली हमको डिफरेंस से मतलब। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अरे मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं ना हम, है कि नहीं। वो तो ऑब्वियसली पता है कि आई डैश छोटा हो तो वो मैग्नीट्यूड लो। खुश? अब चलेगा पक्का? तो एक सवाल दें छोटा सा ऐसे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया और क्लियर हो। एमीटर, गैल्वेनोमीटर समझ में आ रहा कि कुछ नहीं आ रहा? कल वाला कहानी सब क्लियर था, यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। तो कल तो बेसिकली सीधा सीधा समझे थे थ्योरेटिकली कि अगर बोल दे एमीटर आइडियल है तो मतलब जो संट जोड़े हैं उसका रेसिस्टेंस 0 है। दैट मीन्स मेरे एमीटर का रेसिस्टेंस 0 है, पहली बात। लेकिन रियलिटी में अगर आइडियल की बात करें कि भाई आइडियल क्या होता है, तो उसका ये मतलब, और ये कितना छोटा हो तो उसका भी हम हद बता रहे हैं आपको। ये हद है उसका कि अगर इतना छोटा हो जाए कि जो करंट मेजर कर रहा है और जो एक्चुअल करंट है उसका डिफरेंस अगर लिस्ट काउंट से छोटा आ जाए तो मस्त एमीटर आइडियल है। समझ में आया पक्का? तो यहां तक की सारी बातों को जल्दी से नोट कर। देखो सवाल है अपने पास, वी हैव एन गैल्वेनोमीटर जो कि मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है। आईजी क्या था? गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला मैक्सिमम करंट, वो कितना है? 1 एम्पियर है। और नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? 100। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा इसका? 0.01, अगर कोई पूछ ले, है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में, जो कि 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर ले। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा आप ही बता दो? 0.1। पहले था 0.01, अब जब इसको कन्वर्ट किए जो 10 एम्पियर तक मेजर करे तो ये होगा 0.1 लीस्ट काउंट, है ना। और हाँ, डिवीजन तो थोड़ी चेंज कर रहे हैं, उसका रीडिंग, उसका कैलिब्रेशन नहीं बदल रहा। कोई दिक्कत? इसका भी नंबर ऑफ डिवीजन 100 ही है, ठीक है। बट बस अंतर क्या आ रहा है कि पहले जहाँ 1 एम्पियर तक जा रहा था, अब जहाँ 1 एम्पियर है उसको काट के हमको क्या करना है? 10 करना है कि नहीं। बात खत्म। चलो अब देखो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला के चक्कर में कभी मत फंसना। एक याद करोगे दूसरा भूल जाओ, है ना। जितना कम से कम फॉर्मूला हो वो याद रखो। तो इसको देखते क्या करते हैं। क्या मेरा गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे होता है ना। मान लो इसका रेसिस्टेंस है RG। अच्छा RG नहीं दिया हुआ ना, मान लो RG जो है ये रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 2 ओम। क्या है? 2 ओम है, लेट सपोज मान लेते। तो यह RG है। इस गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बनाना है तो क्या करेंगे? शंट लगाएंगे। शंट रेसिस्टेंस S
अच्छा, पहले जब इससे 1 एम्पियर का करंट गुजरता था तो ये रीडिंग 1 देता था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता था। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने पे आना चाहिए? 10 एम्पियर पे। लेकिन अगर 10 एम्पियर का करंट इससे गुजर गया तो ये तो गया, मतलब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन तो हम उसी का यूज करेंगे ना, तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब देगा? 1 एम्पियर पे। मतलब जब सर्किट में 10 एम्पियर का करंट एंट्री ले तो इससे कितना गुजरे? बाकी 9 इधर से गुजरना चाहिए। यही कहानी होगा ना। सिंपल सर्किट थ्योरी लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। 1 इधर से गुजर जाएगा, 9 इधर से गुजर जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी शो कर देगा, है ना। और हम सिर्फ कैलिब्रेशन बदल के जो 1 था उसको 10 कर देंगे, कोई दिक्कत? पक्का। अब देखो, हमको शंट रेसिस्टेंस निकालना, शंट ही बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो शंट निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एमीटर बन गया, है ना। इतना शंट लगा दो, एमीटर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 लाइन का सवाल हो गया। सवाल देखने में इतना बड़ा, आंसर देखो इसका कितना छोटा आएगा। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो 9 इंटू एस आई आर, वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू 1 इंटू आर जी, तो एस बराबर टू बाई 9 ओम। खत्म। सवाल देखने में कितना खत्म। अच्छा, वो फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ते, याद आ रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, आर जी आर एस बटे आर जी प्लस आर एस, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला एक था, याद है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या था? आर जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस, वही मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना। लेकिन उसे पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं, 1 लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आई होप एमीटर की कहानी क्लियर है, एमीटर की कहानी क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर पे। किस पे चलते हैं? वोल्ट मीटर। अच्छा, एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में, ये याद रखिए, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक। चलें वोल्ट मीटर की कहानी करें, है ना। अगेन वोल्ट मीटर सबसे फर्जी डिवाइस, वो वोल्टेज मेजर करता ही नहीं। पहली बात, वो मेजर क्या करता है? करंट। वोल्ट मीटर सबसे फर्जी डिवाइस, वो वोल्टेज मेजर करता है ही नहीं, करता है करंट मेजर और दिखाता है आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो दुकान वाला बहुत होशियार है, वोल्ट मीटर बेचने का यही बस एक, है ना। क्योंकि अब मजदूर को तो उतना समझ में आएगा नहीं, अब जो काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, वो इतना इसके पीछे का फिजिक्स तो जानता नहीं, तो उसको तो भाई सीधा सीधा रीडिंग चाहिए कि कितना वोल्ट है, तो बेचारा वोल्ट मीटर भी यूज कर लेता है ना। बाकी समझदार लोगों के लिए वोल्ट मीटर की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, यहाँ तक लिखो जल्दी से। वोल्ट मीटर, देखो एक्चुअली होता क्या कि मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, क्या है? गैल्वेनोमीटर है, ठीक है भाई। इसका कुछ रेसिस्टेंस है आर जी। मान लो गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 1 एम्पियर है या 10 एम्पियर मान लेते हैं, है ना। और एक ही रहने दो, ठीक है। हाँ, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये मिली माइक्रो में मेजर करता है, हम 1 तक ही गए बहुत, ठीक है। उसके बाद इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है और नंबर ऑफ डिवीजन अगेन मान लो 100 है, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे देगा ये? 1 एम्पियर करंट पे। तो होगा क्या, जब इससे 1 एम्पियर करंट गुजरेगा ना, ध्यान से देखो गैल्वेनोमीटर बनाएंगे कैसे। जब इससे 1 एम्पियर करंट गुजरेगा तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? करंट इनटू रेसिस्टेंस,
तो इसके अक्रॉस जो फुल स्केल, देखो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो मेजर किया क्या करंट, उसको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके ऊपर का जो रीडिंग था वो बदल दिया। वोल्टेज नहीं मेजर कर रहा, मेजर कर रहा है करंट जो गैल्वेनोमीटर से गुजरा, ये उसके रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया और लगा दिया ऊपर लेवल, जस्ट लाइक वेइंग मशीन। वेइंग मशीन मेजर क्या किया, वेट और 10 से डिवाइड करके लेवल ऊपर चिपका दिया। तो मेजर वो वेट कर रहा है ना कि मास। दिखा क्या रहा है, मास। मेजर ये करंट कर रहा ना कि वोल्टेज, और दिखा क्या रहा है, वोल्टेज, है ना। बट मेजर क्या कर रहा, कर, समझ में आया कुछ कुछ? बहुत कम यूज होता है ना। कॉलेज में जाओगे तो वोल्ट मीटर बहुत कम यूज होगा आपको, जनरली हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, बनाते कैसे, कंस्ट्रक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे एमीटर का कंस्ट्रक्शन सीखे थे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लो गैल्वेनोमीटर है Rg, इसके साथ एक रेसिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, किसमें, सीरीज। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है यही हो गया आपका वोल्ट मीटर। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ये R जोड़े, कैसे जोड़े, है ना। पहले तो ये समझो कि इसके साथ सीरीज में एक R रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करना चाहिए, किस ऑर्डर का, मिली एम्पेयर जनरली। मतलब अगर मान लो इससे करंट पास कर रहा I, क्या पास कर रहा I, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा I इंटू Rg प्लस R, ठीक है। अच्छा, अगर मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट नापना, तब तो ये मिली एम्पियर में है, और ये ओम में ले लो, 1 ओम 2 ओम 4 ओम, है ना। तो रीडिंग आपका मिली वोल्ट में आएगा, है ना। मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय ओम, तो मिली वोल्ट आएगा। लेकिन हमको एक आमीटर, मतलब सॉरी, वोल्ट मीटर बनाना है जो वोल्ट में नापे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट। तो जनरली इस करंट का ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है, मिली एम्पेयर मान के चलते हैं। तो अगर हम ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज मेजर करे, तो ये किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा, 1000 के ऑर्डर का। तभी तो एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस ओम, और 1000 इसको कैंसिल करेगा, है ना। तो जनरली ये जो R होता है ना, ये बड़ा रेसिस्टेंस होता है। कितना बड़ा, क्यों बड़ा, सब बात करेंगे। ये जनरली बड़ा रेसिस्टेंस होता है, समझ में आया? ये जनरली बड़ा रेसिस्टेंस होता है। कितना बड़ा समझेंगे जनरली, लेकिन ये बड़ा रेसिस्टेंस होता है। तो देखो एमीटर से उल्टा, एमीटर का शंट बहुत छोटा होता था और पैरेलल में जुड़ता था। वोल्ट मीटर में जो, इसको शंट बोल सकते हो, वोल्ट मीटर का शंट, लेकिन यूज नहीं करते हैं टर्म, तो हम भी नहीं यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर में जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, और जुड़ता कैसे है, सीरीज में। लेकिन वोल्ट मीटर सर्किट में जुड़ता है पैरेलल में। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है, ये R के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है, मतलब इससे कुछ करंट गुजरा, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR। अगर इसके पैरेलल में हम ये डिवाइस लगा दें, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर, तो ये इसके पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना इस R के अक्रॉस हो रहा है। अरे होगा, पक्का ना, कुछ सोच समझ रहे हो कि कुछ नहीं? हाँ, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल, है ना। अच्छा, ध्यान से सुनना, मानो जब वोल्ट मीटर नहीं था तो इससे I करंट गुजर रहा था। कितना करंट, I करंट
गुजर रहा था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, आई आर। पहले रियलिटी में ये ए है, ये बी है, आई करंट गुजर रहा है, ये रेसिस्टेंस आर है, तो वी ए बी क्या होगा, आई आर। अबे रुको तो, अभी वोल्ट मीटर कहाँ लगा है अबे वहां कहाँ लगा है, फिर बोल रहे वहां कहाँ लगा है, ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत। अच्छा, अब जैसे ही हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, मान लिए आरवी, और ये रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर। तो इससे अगर अब आई करंट आ रहा था पहले, तो अब इसका आई का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, आई डैश, और कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, आई डबल डैश। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब आई आर नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, आई, अबे कितना हो जाएगा, आई डबल डैश हो जाएगा, सॉरी आई डैश आर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत। अच्छा, हम अगर चाहते हैं, अच्छा ये बताओ, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आप, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अब कहानी आती है कि देख भाई, सुन भाई, इस आर, ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये आर के जितना करीब रहेगा उतना लफड़ा कम होगा। ये जो इक्विवेलेंट है वो आर के करीब रहेगा तो करंट ऑलमोस्ट जो पहले था वही रहेगा, तो पोटेंशियल भी एक्चुअल के करीब आएगा। मतलब लफड़ा कम होने के लिए आर डैश को किसके करीब होना चाहिए, आर। और ये आर डैश आर के करीब कब होगा, जब आर भी आर से बहुत बड़ा होगा। जब आर भी आर से बहुत बड़ा होगा तो ये टर्म जीरो को टेंड करेगा, तो ओवरऑल आर डैश आर को टेंड करेगा। समझ में आ रहा? तो थ्योरेटिकली तो आर भी अगर इंफिनिटी को टेंड करे, थ्योरेटिकली सुनना मेरी बात, आर भी अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो आर डैश आर को टेंड करेगा, तो वहां पे एक्चुअल क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो रियली में क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर के केस में आर वी इज वे लार्जर देन आर, आर वी इज वे लार्जर देन आर। लेकिन यहां आर वी को आप इतना बड़ा नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनना, कि कुछ भी रख दे। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अच्छा बड़ा होना चाहिए ना, तो बड़ा तो बहुत भयंकर बड़ा कर देंगे। ध्यान से सुनना, नहीं, आर भी आर से कितना बड़ा होगा इसका एक लिमिट है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली लिमिट नहीं, थ्योरेटिकली तो जीरो कर दो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो कोई भी करंट इसमें नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इससे चला जाएगा, तो अब फिर पोटेंशियल डिफरेंस आई आर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? अरे थ्योरेटिकली तो इसको इनफाइनाइट कर दो, तो जब दो पैरेलल रेसिस्टेंस होगा, एक तरफ इनफाइनाइट है तो करंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो इधर जीरो करंट जाएगा, सारा का सारा करंट इधर से चला जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी आई आर था, अभी भी आई आर है, वही रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म। ये तो बात रही थ्योरी की, बट प्रैक्टिकली आर भी आर से बड़ा तो होगा, तब अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं कि अनाप शनाप बड़ा रख दो, है ना। अनाप शनाप बड़ा नहीं रख सकते हो, ये कितना बड़ा होगा इस पे एक लिमिट है। आप बोलोगे सर वो लिमिट क्या है, थोड़ा सा समझाइए। देखो हम थोड़ा सा हायर ऑर्डर में जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, इतने डिटेल में कहीं नहीं, बट जो बैठ के सोचता है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना।
तो थ्योरेटिकली किताब के हिसाब से ऐसे जब भी दे दे कि आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनाइट, और आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस होगा 0। बट रियली में आइडियल एमीटर होगा तो उसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो सर्किट के रेसिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए। ये भी बताए कितना छोटा होना चाहिए, सच दैट जो करंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो लीस्ट काउंट से छोटा हो जाए, तो पकड़ में ही नहीं आएगा। दूसरा चीज सुन, यहां पे लेकिन एक पंगा, आरवी को इतना बड़ा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या गड़बड़ हो जाएगा, हम बताते हैं क्या गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बच्चों को बोलते हैं ना कि आरवी अगर इन्फिनाइट को टेंड करता है तो ये इसका रीडिंग उतना एक्चुअल होता। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इसका रेसिस्टेंस कितना है, आरवी, ऐसा करते हैं यहां से सर्किट ब्रेक कर देते हैं, बीच में क्या आ गया, एयर, तो कितना रेसिस्टेंस हो गया, इन्फिनाइट। अरे ध्यान से सुन, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस हो गया, मतलब इस सर्किट में कुछ करंट जा रहा था, उसके बगल में वोल्ट मीटर रख दिए तो रीडिंग दे देना चाहिए। अरे इन्फिनाइट रेसिस्टेंस है ये, सर्किट जब ब्रेक कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनाइट, है ना। तो थ्योरेटिकली तो यही आइडियल एमीटर है, सॉरी वोल्ट मीटर है। तो क्या पंगा है यहाँ पे बताओ। अच्छा चलो और थोड़ा सा कम करते हैं, और कम करते हैं। इसमें कुछ बच्चा बोलेगा सर करंट ही नहीं जाएगा तो कैसे मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, ठीक है। हम बोलते हैं लकड़ी का गुटका लगा देते हैं। अब ठीक है, लकड़ी का गुटका है तो इंसुलेटर, बट कुछ तो करंट पास करता है, कम करता है। इंसुलेटर डजंट मीन कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, ये भी आप समझो, समझ में आया। अबे लकड़ी का किसी चीज में डालते हो ना तो बेसिकली इतना छोटा करंट आता है कि आपको पता ही नहीं चलता, है ना। परफेक्ट इंसुलेटर या परफेक्ट कंडक्टर जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, समझ में आया। ये जो आप लोग कोई भी चीज आइडियल बोलते हो ना, आइडियल जैसा तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल मतलब जैसे बोलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, तो वो आइडियल कंडीशन है, इंसान उस तरफ टेंड कर सकता, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो नहीं सकता, वो एक ही था, वो ही वाज द लिमिट, समझ में आ रहा। तो आप उसकी तरफ टेंड कर सकते हो, बट यू कांट बी। ये जो वर्ड जो भी सुनते हो ना, आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग, नहीं याद है, तो होता था क्या रियली में, कंपेरेटिव होता था। ठीक है, लकड़ी का गुटका लगा दिए, अब तो ये मस्त परफेक्ट वोल्ट मीटर बन जाएगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। हम यही समझाना चाहते हैं कि ये जो लोग सीधा सीधा बोल देते हैं ना कि इन्फिनिटी को टेंड करा दो काम खत्म हो गया, उसमें क्या पंगा, वो समझाना चाहते हैं। अदरवाइज जब बोले आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनाइट मान के बना दे, ठीक है, लेकिन उसमें एक पंगा, अगर मतलब फिजिक्स को डीप में समझना चाहते हो ना तो थोड़ा सा कष्ट होता। पंगा क्या है देखो, अब समझ में आ रहा है यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, कोई बताएगा दिक्कत क्या होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ करंट तो है, लकड़ी का गुटका लगा, सर उससे कैसे आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन हम कर सकेंगे, करंट इतना छोटा है उसके वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तुम सही जा रहे हो, बस बोल नहीं पा रहे हो। इसमें से इतना छोटा करंट जाएगा ना, देखो ये वोल्ट मीटर कुछ है नहीं, पहले ही सिखाए है तो गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो सेंसिटिविटी होता होगा, कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट होता होगा। अरे अब लगा दिया आप लकड़ी का गुटका, चलो रेसिस्टेंस हो गया बहुत हाई, करंट हो गया बहुत कम, पता चला वो गैल्वेनोमीटर के लीस्ट काउंट से ही कम हो गया। अबे गैल्वेनोमीटर रीडिंग ही नहीं देगा, उसका नीडल सोया हुआ है, इतना करंट थू है तुम पे, हम नहीं हिलेंगे, औकात है तुम्हारा हमको हिला दो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर में काम कर रहा, करंट नैनो एम्पियर में आ रहा है ना। तो ये जो लिमिट है वही तो ये है कि आरबी इतना बड़ा नहीं कर दो कि उसे गुजरने वाला करंट गैल्वेनोमीटर को पता ही नहीं चला।
कुछ नहीं समझ में, समझ में आ रहा? वो जो साथ में रेसिस्टेंस जोड़ रहे हैं उसको इतना भी बड़ा मत कर दो कि गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट गैल्वेनोमीटर के पकड़ के बाहर हो जाए। नहीं कुछ समझ में। राधे श्याम, वोल्ट मीटर है क्या? इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर। वो क्या करता है, उसे गुजरने वाले करंट को अपने रेसिस्टेंस से, जो कि पता होता है, बनाते वक्त हमको पता होता है, उसे मल्टीप्लाई करके आपको रीडिंग देता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकली इसका इन्फानाइट कर दोगे रेसिस्टेंस तो इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो सारा करंट इससे गुजरेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था अभी भी वही होगा। लेकिन रियलिटी में अगर ये आरबी को बहुत बड़ा कर दोगे तो इधर से करंट इतना छोटा गुजरेगा, इतना छोटा गुजरेगा कि वो गैल्वेनोमीटर से पास तो करेगा पर गैल्वेनोमीटर को पता नहीं चलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। समझ में आया? इसीलिए इस आरबी को कुछ भी नहीं रख सकते। देयर विल बी अ लिमिट कि जो गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट है वो उसके लिस्ट काउंट से छोटा ना हो जाए। गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि उसके लिस्ट काउंट से ही छोटा हो गया, ठीक है। और रेसिस्टेंस इतना कम भी नहीं कर देंगे कि इधर से गुजरने वाला करंट खूब बदल जाए। बहुत ज़्यादा बदल जाएगा तो बहुत ज़्यादा एरर आने लगेगा। समझ में आ रहा? तो ठीक है, इसको बड़ा रखने का। लेकिन ये जो बोलते हैं ना सीधा सीधा इन्फिनाइट रख दो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बात नहीं। समझ में आया? ठीक है, थ्योरेटिकली तो इन्फिनाइट रख दो, इसमें से कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये रीडिंग वही देगा जो ये देगा। लेकिन भाई ये रीडिंग देगा ही क्यों? अगर सही से सोचो तो है तो वो भी गैल्वेनोमीटर, रीडिंग देने के लिए करंट चाहिए। समझ में आ रहा? तो सवाल में जब रहे आइडियल वोल्ट मीटर तो एच सी वर्मा में इन्फिनाइट रेसिस्टेंस मान के चला है, जब रहे आइडियल आमीटर तो एच सी वर्मा में जीरो रेसिस्टेंस मान के चला है। समझ में आया? अदरवाइज वोल्ट मीटर और आमीटर सबका रेसिस्टेंस आपको दिया रहेगा सवाल में, जैसे अभी तक दिए हैं, आई जी दिए हैं, आर जी दिए हैं, है कि नहीं? यहाँ तक में कोई दिक्कत? नोट डाउन। चलो, ये जो सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। 2010 का जेई का सवाल है, ठीक है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि वोल्ट मीटर और आमीटर पे बहुत तगड़ा सवाल नहीं बनता। 2010 जेई का सवाल है जो आपके सामने, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार, फिर हम बताते हैं। ध्यान से सुनो, पहले बात सुन लो। ये क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वेरीफाई करना ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना यानी V इक्वल टू आई आर मेजर करना। V इक्वल टू आई आर को वेरीफाई करना यानी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको और करंट चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर, अभी तुरंत सीखें। और करंट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आमीटर। मतलब हमको एक आमीटर बनाना और एक वोल्ट मीटर बनाना। अच्छा, V में क्रॉस लगा हुआ, सब में, सब V में क्रॉस लगा हुआ दिख रहा, उसका मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज, मतलब हम अपने अनुसार उसको चेंज कर सकें, ठीक है। ताकि मेरा वो करंट वोल्ट मीटर वगैरह सब मेजर कर रहे हैं, ताकि अलग अलग वोल्टेज पे मेजर करेंगे ना, V इक्वल टू आई आर। अरे एक पे मेजर करके लिखना आंसर नहीं होता V इक्वल टू आई आर। 10 अलग अलग वोल्टेज पे मेजर करेंगे और चेक करेंगे कि V इक्वल टू आई आर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो ये जो सर्किट है, आप ध्यान से सुनना, ये R है, ठीक है, और ये आपका वेरिएबल वोल्टेज है। देखो हम इतना कहानी सुना रहे हैं इसलिए लंबा लग रहा है आपको, अदरवाइज बहुत छोटा। तो वोल्टेज के लिए हमको यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना चाहिए। अच्छा, वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। तो मेरे हिसाब से पहला तो गलत हो गया, इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ रेसिस्टेंस R1 सॉरी R2 कौन सा है? छोटा वाला, उसको जोड़ दिया है सीरीज में। तो ये तो आमीटर हो गया, अरे आमीटर हो गया ना पहला ऑप्शन में। और आमीटर को किस में लगा दिया? देखो आमीटर को लगा दिया है पैरेलल में। और जल्दी जल्दी हाँ ना बोलते जाओ। आमीटर को लगा दिया पैरेलल में, पहले में आमीटर पैरेलल में है तो गलत हो गया। दूसरा में देखो अगेन
R1 को जोड़ दिया किसमें, G1 के साथ पैरेलल में, तो वो वोल्ट मीटर बना क्या, नहीं बना, वो तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो तीसरा देखो, तीसरा सही लग रहा, तीसरा में देखो वोल्ट ये गैल्वेनोमीटर के साथ बड़ा वाला रेसिस्टेंस जोड़ दिया तो क्या बन गया, वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ दिया, पैरेलल में, और एमीटर को कहाँ जोड़ा है, सीरीज में, तो तीसरा सही है, बात खत्म है कि नहीं है। तो ये जल्दी से नोट कर लो, बहुत बड़ा सवाल नहीं था। देखो आपके जैसे एक स्टूडेंट का करामात बताते हैं, उसको एक एमीटर दिए थे, 1 ओम रेसिस्टेंस था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे आता था, 1 एम्पियर पे, नंबर ऑफ डिवीजन 100 था, सिंपल सा एक है अरेंजमेंट, और जो वोल्ट मीटर उसको दिए थे वो 100 ओम का था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने का दिखाता था, 100 वोल्ट पे, और नंबर ऑफ डिवीजन क्या था, 100। उसको एक रेसिस्टेंस दिया R, उसको मेज़र करना था, ठीक है। तो एक पोटेंशियल सोर्स कुछ दिए होंगे उसको, उसके अक्रॉस लगा के V = IR से उसको रेसिस्टेंस मेजर करना था। वो बड़ा होशियार आदमी था, है ना। वोल्ट मीटर को जोड़ दिया कहाँ, सीरीज में, आमीटर को लगा दिया पैरेलल में, और सॉल्व करके वो आपको आंसर दिया कि सर जब हम ऐसे मेजर किए तो वोल्टेज आया 70 वोल्ट और करंट कितना आया 0.2 एम्पियर। तो V = IR से अपना लगा लीजिएगा, बट ये आपको भी पता है कि गलत है, एमीटर सीरीज में होना चाहिए था और वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए था। और वो इतना होशियार था कि चलो हमको दिखाता तो हम उसको सही भी कर देते, वो रेसिस्टेंस खो दिया, ये जो R दिए थे मेजर करने के लिए फेंक दिया। बोला रहेगा तब तो मास्टर सही गलत ढूंढेगा, है ना, फेंक दो। तो आप ही के जैसा कोई रहा होगा धूर्त, और रीडिंग हमको ये दे दिया, बोला आप निकाल लीजिए अब। तो आपको प्रूफ करना है कि आप वो धूर्त नहीं थे, और वो प्रूफ कब होगा, जब आप R सही सही कैलकुलेट करके बता दें। ट्राई कीजिए। देखो एक सोर्स से इसको जोड़ दिया हम, ज़रूरत नहीं है ऐसे, बट जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर जो रीडिंग बता रहा होगा वो कैसे बताता है, याद करो। वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे बताता, उससे जो करंट गुजरा उसको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके कैलिब्रेट किया हुआ रहता। बोले थे ना वोल्ट मीटर और कुछ है नहीं, दैट मीन्स V = IR। तो ये कितना रीडिंग दे रहा है 70 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो इससे करंट कितना गुजरा होगा आप ही बताओ। ठीक है, यानी यहां से जो करंट गुजर रहा होगा वो बेसिकली 0.7 एम्पियर रहा होगा। अरे रहा होगा। अच्छा, आमीटर का रीडिंग कितना, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। मतलब इसमें से कितना करंट गुजर गया, अरे हाँ ना बोल, आमीटर से कितना करंट गुजरा होगा 2 एम्पियर। मतलब 0.7 का 0.2 इधर से गुजर गया, तो इससे कितना गुजरा होगा 0.5। अरे गुजरा होगा, चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अच्छा, उससे करंट कितना गुजरा मीटर से, उसका रेसिस्टेंस कितना है V = IR। तो ये ड्रॉप हो जाएगा 0.2 × 1 बराबर ये रेसिस्टेंस कितना है R × ड्रॉप 0.5। तो R बराबर 2/5 ओम। खत्म। इसलिए बोलते हैं फार्मूला के चक्कर में मत पड़ो, सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। सर्किट सॉल्व करना खूब सिखाए हैं, है ना। सर्किट सॉल्व करना खूब सिखाए हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल आ गया। चल
अब बात करते हैं कि उस दिन बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, एक चीज़ बताए थे तो बता देते हैं। आप दोनों शायद आए थे, आप दोनों नहीं आए थे, और उस दिन रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ था शायद, है ना। तो बता देते हैं फिर से, आप दोनों फिर से कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप दोनों का क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, बाकी बच्चों को रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। करना क्या बेसिकली कि देखो, इसको बोलते हैं ग्रिड ऑफ सेल, क्योंकि ये खत्म हो गया, इसके बाद पोटेंशियोमीटर करना है, ठीक है। तो अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज ग्रिड ऑफ सेल बता देते हैं, थोड़ा सा आपको पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर आप लोग पोटेंशियोमीटर थोड़ा पढ़ के आइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस वही होने वाला, ठीक। ग्रिड ऑफ सेल क्या चीज़ है, ये ऐसा ही सवाल है, सवाल की तरह समझो। ये एक सेल है EMF का, R रेसिस्टेंस का, अगेन EMF R रेसिस्टेंस, और ऐसे ये M सेल जुड़ा हुआ। कितना सेल है? M सेल, और ऐसा हम लोग N रोज बनाए हुए हैं। अगेन M, और ये नीचे कितना है? N। सब इक्विवेलेंट है ना, सब एक जैसा। अच्छा, ये जो सेल को हम कंबाइंड किए, इसी को बोलते हैं ग्रिड ऑफ सेल। ग्रिड, GRID, ग्रिड वो वाला, लालच वाला नहीं। अब इसको लेके झोला में घूमोगे तो नहीं, इससे कुछ तो करंट ही चाहोगे ना। तो इसको क्या कर दिया, एक लोड रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, एक लोड रेसिस्टेंस R से जोड़ दिया। अच्छा, अब आप क्या चाहोगे, इतना मेहनत करके कॉम्बिनेशन बनाए हो तो मैक्सिमम करंट चाहोगे कि मिनिमम? मैक्सिमम करंट चाहेंगे भाई, मिनिमम ही चाहिए तो छोटा सा बैटरी लगा देते, इतना मेहनत क्यों किए, है ना। तो मैक्सिमम करंट चाहोगे, तो उसी का कंडीशन निकालना। साथ में एक चीज दिया हुआ है कि ये M आप वेरी कर सकते हो, ये N आप वेरी कर सकते हो, बट इनका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि मान लो कि 100 दे दिया, क्या दे दिया? 100, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 25 सेल ऐसे लगा दो और उसका 4 रो बना दो, 25 चौके 100, या 10 का रो बना, 10 ऐसे लगा दो सीरीज में और उसका रो 10 बना दो, या 4 लगा दो सीरीज में, 25 डाल दो पैरेलल में, लेकिन टोटल सेल तो 100 रहेगा। अब 100 एक नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर K है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो आपको बताना है कि Mn में क्या रिलेशन हो इनमें। अच्छा, EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो आपको Mn में रिलेशन बताना है ताकि इससे मैक्सिमम करंट पास करे। क्या करे? मैक्सिमम करंट पास करे। खुद से ट्राई करो एक बार। देखो, बिल्कुल आराम से करते हैं। इसका इक्विवेलेंट लिख लें तो E कितना हो जाएगा? ME, इतना तो जानते हो सीरीज में, और MR। देखो, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, हम नहीं बता रहे हैं, क्लास में करवाए, है ना। ME और इसके साथ MR, ये एक हो जाएगा, ऐसा ही दूसरा में भी हो जाएगा, ME MR, और ऐसा कितना? N। ME MR, ठीक है। अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, AB के अक्रॉस। अब ये सेल किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट EMF क्या होता है? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, है ना। तो E1/R1 करोगे तो क्या होगा? E/R, फिर E2/R2 करोगे तो क्या होगा? E/R, कितना बार आएगा? N टाइम्स। तो ये हो जाएगा N इंटू E/R।
डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/MR प्लस 1/MR प्लस 1/MR n इंटू MR, n से n मर जाएगा, R से R मर जाएगा, तो E बराबर ME। कोई दिक्कत? अच्छा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 n बटे MR, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? MR बाय n। यानी जो अपना एक सिंगल सेल अपना बनाएंगे वो ME होगा, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? MR बाय n, और ये जुड़ जाएगा R से, तो इसमें करंट जो I आएगा वो आएगा ME बटे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं NR प्लस MR, और N ऊपर चला जाएगा तो ये करंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना, ध्यान से देखो, ऊपर का टर्म कांस्टेंट है, ऊपर का टर्म कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? Mn इक्वल टू K एंड E तो दिया हुआ, मतलब अगर इसको मैक्सिमाइज करना तो इसको मिनिमाइज करना होगा, तो इसको कुछ मान लो P, और P का वैल्यू क्या है? NR प्लस MR। अब देख भाई, एक चीज सुन, यहां पे P किसका वेरिएबल है? P किसका फंक्शन है? तो दो वेरिएबल है, N और M। R और R तो पता है पहले, बैटरी का EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस पता है ना, तो वेरिएबल है N और M। और तो सिंगल वेरिएबल में तो हम कर लेते थे dy/dx, हाँ तो दो वेरिएबल है, हाँ एक को K के टर्म में लिख दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा? K/MR प्लस MR। कर सकते हैं। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, अरे जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, यार p इज ए फंक्शन ऑफ m। अब इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना, तो dp/dm कर ले, तो dp/dm करो, तो ये हो जाएगा माइनस KR बटे M स्क्वायर, और ये प्लस R, अरे होगा KR बटे M स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन तो आता है, इसको कर दो 0, तो यहां से आ जाएगा KR बाय बराबर M स्क्वायर R, KR को लिख दो MN, R बराबर M स्क्वायर R, M से M को मार दो, तो यहाँ से आ जाएगा NR बराबर MR। जब ये कंडीशन होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बाय M इक्वल टू R बाय M। और याद रखने का तरीका, इसके नीचे जो है ना, ये और ये जब बराबर हो जाएगा, देखो ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। याद करने के लिए, डायरेक्ट रिजल्ट के लिए, समझ में आया? बाकी तरीका सीख लो तो सबसे बेहतर है ना। इसी को बोलते हैं ग्रिड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? ग्रिड ऑफ सेल। अबे ग्रिड मतलब जाला एक तरह से होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नोट कर लो अच्छे से। देखो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियोमीटर सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है ये, है ना। इस पे सवाल खूब बन सकता है और ये सबसे कंसेप्चुअल है ना। तो इसमें बहुत सारी नई नई बातें भी आएंगी, लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज देखो तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला, ठीक है। तो कंसेप्चुअली सीखोगे तो आसान होगा, अदरवाइज रटोगे अपना,
है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल और सबसे टफ सवाल इससे बन सकता है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर से पहले हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। भाई पोटेंशियल डिवाइडर क्या है? तो पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली एक आइडिया है कि पोटेंशियल को लेंथ के अलॉन्ग बांट दो, पोटेंशियल को लेंथ के अलॉन्ग डिवाइड कर दो। अब बोलोगे सर पोटेंशियल को लेंथ के अलॉन्ग कैसे डिवाइड कर देंगे, क्या बात कर रहे हो सर? पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, कैसे कर दोगे? अब ऐसा काम तो आप पूरी जिंदगी करते आए हो, टेम्परेचर को लेंथ के अलॉन्ग डिवाइड किए हो। बोलोगे सर कहाँ किए हो? थर्मामीटर, थर्मामीटर। अबे इतना ऊपर जाता है तो इतना टेम्परेचर, इतना लेंथ पे गया तो इतना टेम्परेचर, तो मरकरी के लेंथ पे डिवाइड किया ना, नहीं समझ में। टाइम को भी तो लेंथ पे ही डिवाइड किया। बोलोगे सर ये ना सर्कल पे डिवाइड, अब ऐसा भी घड़ी बना सकते हो ना, सीधा कर दो, लो इतना देर में ये इतना मूव करेगा, इतना मूव करेगा, इतना मूव करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता? जनरली हमेशा लोग बोलते हैं कि समय का पहिया गोल है, समय का चक्र है, इसलिए घड़ी गोल है ना। उसमें भी तो लेंथ पे डिवाइड किया बेसिकली, एंगल पे डिवाइड किया है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस पे डिवाइड करना चाहते हैं? लेंथ पे। ऐसा कैसे करेंगे सर? बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक वायर ले लो जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक रेसिस्टर ले लो। वो लोग सर यूनिफॉर्म लेने का क्या फायदा बताते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अच्छा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रो वेरिएशन इसी में होगा तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा। अब बोलोगे सर ये तो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, एसी वाले कमरे में काम कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर मेंटेन, जनरली लैब में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छे लैब में जाओगे तो एसी वेसी लगा रहता है, ठीक है। अच्छा सर इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब उतना नहीं बढ़ जाता सर, बहुत देर करंट बहाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है भाई होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उस पर भी बात करें एरर में, ठीक है। बट अभी मान के चल रहे हैं नहीं, लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे अगर रो बटे ए की बात करें तो आर बटे एल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। व्हाट इज आर बटे एल? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम एक ऐसा वायर लेते हैं जिसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। अब मान लो इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसका टोटल रेसिस्टेंस मान लो आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VAB। रेसिस्टेंस वेरिएबल कहाँ? हाँ अरे हम पूरे की बात कर रहे हैं अभी, अगर इस पूरे को ले लेंगे तो कुछ एक रेसिस्टेंस होगा ना, पूरे का रेसिस्टेंस कितना? R। अगर हम पूरे की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या? पूरा का लेंथ L। हाँ ठीक है, इसका लेंथ L मान लो, है कि नहीं? तो इस पूरे का रेसिस्टेंस R हो गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR, ठीक। अच्छा यहां पे एक कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं, मान लो ऐसे, और इसका नाम रख देते हैं J। क्या रख दिए? J। अच्छा इधर से इधर जाने में पोटेंशियल घट रहा होगा, घट रहा होगा ना, करंट हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, समझ में आया? अच्छा ये लेंथ यहां से यहां का लेंथ मान लो x, क्या है? x, और यहां से यहां का लेंथ मान लो y। अब लिख लो ना, हम y बोल रहे हैं,
ठीक है, वाई लिखने में कोई तकलीफ? अब एक चीज बता, अगर हम पूछे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, बी ए जे, और पूछे पोटेंशियल बिटवीन जे एंड बी, तो कोई बता सकते हो? अरे यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें और यहां से यहां का चेक करें। इसको जनरली ऐसे दिखाते हैं, इसको जॉकी बोलते हैं। I इंटू आर एक्स बाय एल। कैसे निकाले बोलिए? एल यूनिट का रेजिस्टेंस आर है, 1 यूनिट का आर बाय एल, एक्स यूनिट का आर एक्स बाय एल, तो आर एक्स बाय एल इंटू वाई। ठीक, वेरी गुड। तो वी ए जे कितना आया? I इंटू आर एक्स बाय एल। ये आई आर क्या है? वी है, ध्यान से देखते जाना। वी बटा एल या वी ए बी बटा टोटल लेंथ जो है इंटू एक्स। अभी ध्यान से सुनना, परेशान नहीं होना। और ये बताओ, आई एल वाई बाय एक्स की जगह। ठीक, यानी ये हो जाएगा वी ए बी बाय एल इंटू वाई। नहीं समझ में आ रहा इसको? आ गया? अरे इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और जो करंट गुजर रहा आई उससे गुना कर दिए। हे भगवान, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। तो लिख दिए। अरे लिख दिए, ध्यान से देखो, दोनों में एक टर्म आ रहा है, वी ए बी बाय एल, वी ए बी बाय एल। ये ऐसा बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अरे ये जो टर्म है इसको बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम दे दिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप। याद आ रहा? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, याद आ रहा? तो वो स्लोप ही देता था ना। तो यहां भी तो वही है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो यहां पे पोटेंशियल लेंथ पे डिवाइड हो गया ना। तो यही जो आइडिया ये कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर, है ना। तो यहां से ये भी बोल सकते हो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा वो उनके लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। नहीं समझ में? इसीलिए तो इसको पोटेंशियल डिवाइडर बोलना। यहां और यहां के जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है वो उनके लेंथ के रेशियो के बराबर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बोलोगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस आया कहां से? अबे बैटरी लगा होगा, उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो? हम अभी सिर्फ इस रेसिस्टेंस पे बात कर रहे है ना। पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होता है, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। तो ये प्राइमरी सर्किट का हिस्सा होता है, ठीक है। पढ़ के आइएगा तो समझ में आएगा और अच्छे से, है ना। तो प्राइमरी सर्किट में एक वायर होता है, ठीक है, जिसके लेंथ पे पोटेंशियल को डिवाइड किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस। अब इसको अब बोलोगे ना सर वी ए बी क्या होता है? बैटरी है, ले एक प्राइमरी सर्किट में एक सेल लगा हुआ, उससे इसमें कुछ करंट जा रहा, उससे इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसको हम लेंथ के अक्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स लेंथ में क्या ड्रॉप आएगा वो मिल जाएगा आपको। कुछ ना बुझा रिया? बुझाया? समझ में?
पक्का घर पे जाके फिर से पढ़िएगा और पोटेंशियोमीटर एनसीईआरटी से देख के आइए, ठीक है, देख के आएगा अच्छे से। अच्छा, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो सकता है? मैक्सिमम ए बी के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, तो वो भी ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस नहीं होगा। अरे मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस आप देख सकते हो, यहां से जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, एक्स बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है? अबे बाहर थोड़े डंडी गाड़ दोगे, बी तक ही जाओगे ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस हो सकता है वो कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो ये कहानी थी पोटेंशियल डिवाइडर की, सॉरी पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट है। अब यहीं से आइडिया आएगा अपना पोटेंशियोमीटर का। तो पहले हम उसका एप्लीकेशन ही सीखेंगे कुछ कुछ, है ना, कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, का क्या क्या एप्लीकेशन। तो उससे आपका थ्योरी थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। तो आप पढ़ के आइएगा थोड़ा सा।